हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। तो वीडियो है आपका इन्वायरमेंटल साइंस पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को आपको समझाने वाला हूँ और इसके आंसर जो मैंने एक तरीके से इसको बनाया है उनको भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप डायरेक्ट इसके आंसर लिखने के लिए आए हो तो वीडियो आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, आपका पर्यावरण है जहाँ पे आपके टोटल 5 यूनिट हैं। ठीक है, नंबर आने वाले हैं 75 के। अगर 10-10 नंबर का देता है तो 50 नंबर का होगा। इसलिए एक अलग से क्वेश्चन बनाया गया है जहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में लिखना है। तो कम से कम 2-2 पेज में, ज़्यादा हो सके तो 1.5 पेज से ज़्यादा आपको इसके आंसर लिखने हैं। तो आ गए हम हमारे आंसर पे। तो मैंने कुछ वीडियोस बिना एक्सप्लेनेशन के ही अपलोड कर दिए, जिससे मुझे एक संतुष्टि नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि इससे आप कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, डायरेक्ट आंसर नोट करते जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही आगे जाके दिक्कत होने वाला है। तो मेरा ये कोशिश रहेगा कि मैं एक एक टॉपिक आपको डिटेल में समझाऊं और आने वाले वीडियोस भी अपलोड होंगे, लेकिन कुछ अलग तरीके से। अभी तक जितने वीडियोस अपलोड हुए हैं वैसे मैं बिल्कुल अपलोड नहीं करने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में रहेगा, और कोशिश करूँगा कि ये आगे आपके लिए हेल्पफुल हो। तो हमें भी सपोर्ट कीजिए। और भी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बने हुए हैं जो आगे आपके काम आएंगे, उन्हें भी जाके देखिए। तो देखिए, आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो संक्षिप्त में दीजिए क्वेश्चन था, उसका आंसर यहाँ पे देखिए मैंने बताया हुआ है कि जल विवाद। ठीक है, जल विवाद से ही पता चल जाता है कि संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, झगड़ा, ऐसे बातें हमारे अंदर से आती है। तो देखिए, जल विवाद एक ऐसी दशा है जिनमें पानी के उपयोग को लेकर 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों, प्रांतों, समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की स्थितियां बन जाती हैं। संविधान के अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों ने न्याय निर्णयन से संबंधित है। इसमें 2 प्रावधान हैं। पहला प्रावधान है, संसद कानून बनाकर अंतर्राष्ट्रीय नदियों और नदी घाटियों का जल प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद पर शिकायत का न्याय व निर्णय कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कानून बना है, संसद कानून बनाकर अंतर्राष्ट्रीय नदी और घाटियों के जल प्रयोग, नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद पर शिकायत का न्याय व निर्णय कर सकती है। इसके बाद देखिए, संसद यह भी व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे किसी भी विवाद में ना ही सर्वोच्च न्यायालय और ना ही अन्य न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करे। इस प्रावधान के अंतर्गत संसद ने 2 कानून बनाए हैं। पहला है नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में बना है ये, और यह है अंतर्राज्यीय जल विवाद। इसको और बढ़ा के आप 1 पेज तक, 2 पेज तक लिख सकते हैं, क्योंकि 5-5 नंबर के हैं। ये एक एक्सप्लेनेशन मात्र है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए उर्वरक और कीटनाशकों की समस्या। तो यहाँ पे देखिए, उर्वरक, कीटनाशक रासायनिक जैविक पदार्थों का एक ऐसा मिश्रण होता है जो कीड़े मकोड़ों में होने वाले दुष्प्रभाव को क्या कर देता है, कम करने, मारने या बचाने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग कृषि क्षेत्र में पेड़ पौधे को बचाने के लिए बहुतायत प्रयोग किया जाता है। उर्वरक पौधे की वृद्धि में ये मदद करता है, जबकि कीटनाशक कीड़ों से रक्षा के उपाय के रूप में कार्य करता है। कीटनाशक कीट को क्षति से रोकने, नष्ट करने और दूर भगाने, कम करने वाले पदार्थ अथवा पदार्थों का मिश्रण होता है। कीटनाशक रासायनिक पदार्थ है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया देखिए, फॉस्फेमिडोन, लिंडेन, फ्लोरोपैरिफोस, हेक्टाक्लोर तथा मैलेथियान आदि। अथवा यहाँ पे देखिए, वायरस, बैक्टीरिया, कीट भगाने वाले खरपतवार तथा कीट खाने वाले कीटों, मछली, पक्षी तथा स्तनधारी जैसे जीव होते हैं। बहुत से कीटनाशक मानव के लिए जहरीले होते हैं, यानी कि जो कीटनाशक अभी तो कॉमन ही है, क्या क्या दुष्प्रभाव है आपको भी पता है कि कीटनाशक दवाइयाँ अगर पानी में मिल जाए और वो पानी कहीं नदी तालाबों में चले जाए तो उसके क्या क्या नुकसान है, इसके बारे में भी आप बता सकते हो। तालाब का पूरा जो तंत्र होता है, पारिस्थितिक तंत्र होता है, वो बिगड़ जाता है, जीव जंतु मर जाते हैं, पेड़ मर जाता है, मछलियाँ मर जाती हैं। ठीक है, पानी से बदबू आने लगता है, वो पानी उपयोगी योग्य नहीं रहता। ठीक है, और कीटनाशक का उपयोग तो होता ही है, तो हम अपने भोजन पे कुछ ना कुछ मात्रा में केमिकल खा ही रहे हैं, जो आगे चल के बीमारियाँ के रूप में जन्म लेता है।
ठीक है। फिर इसके बाद है खाद्य श्रृंखला। तो यहाँ पे वही बता रहा था मैं, खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीवों की परस्पर भोज्य निर्भरता को प्रदर्शित करते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में किसी भी जीव भोजन के लिए सदैव किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है। भोजन के लिए सभी जीव वनस्पति एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। जैसे कि हम पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, ठीक है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण जल पर निर्भर, ऐसे बहुत सारे मतलब एक दूसरे से जुड़ा रहता है। तो सभी जीव वनस्पतियों या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। वनस्पतियाँ अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त करती है। इस भोज्य क्रम में पहले स्तर पर शाकाहारी जीव आते हैं जो कि पौधे पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। इसलिए पौधों को उत्पादक और स्वपोषी कहते हैं और जंतुओं को उपभोक्ता की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये एक खाद्य श्रृंखला को समझाया गया। ये 5वीं 6वीं का आंसर है। इसको और आप आगे बढ़ा के अलग अलग खाद्य श्रृंखला बना के लिख सकते हो और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पेड़ पौधे कीटे, पेड़ पौधों को कीटे क्या होती है, खा जाती है। कीटों को चूहा और चूहे को सांप और सांप को बाज, ठीक है। तो ये खाद्य श्रृंखला का एग्जाम्पल मैंने दिया है। फिर इसके बाद देखिए, चक्रवात क्या है, इसके बारे में बताना है। साइक्लोन बोलते हैं जिसको आजकल, तो घूमती हुई वायु राशि का नाम है चक्रवात, ठीक है। भंवर बोलते हैं जिसको स्थानीय भाषा में। तो उत्पत्ति के क्षेत्र के आधार पर चक्रवात के दो भेद हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात या वल्कीय चक्रवात तथा बही उष्णकटिबंधीय चक्रवात या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या उष्ण वलयवार चक्रवात, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, उष्ण वलयिक चक्रवात में ये वायु संगठन या तूफान होता है जो उष्ण कटिबंध में तीव्र और अन्य स्थानों पर साधारण होते हैं। इनसे प्रचुर वर्षा होती है। इनका व्यास 50 से 1000 मील तक तथा अपेक्षाकृत निम्न वायु दाब वाला होता है। ये 20 से लेकर 30 मील प्रति घंटे के वेग से चलता है। इनमें वायु घूर्णन 90 से लेकर 130 मील प्रति घंटे तक का होता है। ये वेस्ट इंडीज के प्रभंजन तथा चीन सागर एवं फिलीपींस के बोवंडर एवं अमेरिका में टॉर्नेडो तथा ऑस्ट्रेलिया में विलीज कहे जाते हैं। तो इस तरीके से होता है चक्रवात, आपने भी देखा ही होगा। यहाँ पे देखिए, उष्ण वलयवार चक्रवात, तो यह मध्य और उच्च अक्षांशों का निम्न वायु दाब वाला तूफान है, ठीक है। इसका वेग 20 से लेकर 30 मील प्रति घंटे के वेग से सर्पिल रूप से चलता है। प्रायः इसमें हिमपात और वर्षा होती है। उष्ण वलयवार चक्रवात में साधारणतया वायु विचलन रेखा होती है। यह विषुवत की ओर, विषुवत रेखाएं हैं, ठीक है ना। अब आर्ट्स वाले स्टूडेंट इन सब के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और सोशल साइंस में आपने आगे पढ़ाई होगा, पर्यावरण भी आगे पढ़ाई होगा, है ना। यहाँ पे तो 3 साल में आपको एक बार दिलाना है, फॉर्मेलिटी मात्र है, ठीक है। लेकिन पर्यावरण हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पर्यावरण को हमें समझना होगा, ठीक है। पर्यावरण की रक्षा करनी होगी, है ना। पेड़ पौधे लगाने होंगे, नेचर रहेगा तभी हम प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनसे बच पाएंगे, ठीक है। नम वायु को ये ठंडी शुष्क वायु से पृथक करती है। भूकंप क्या है, देखिए। भूकंप भूचाल पृथ्वी की सतह से हिलने को कहते हैं। यह पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, भूकंप बहुत हिंसात्मक हो सकते हैं। कुछ क्षणों में लोगों को गिराकर चोट पहुंचाने से लेकर पूरे नगर को ध्वस्त कर सकने तक की क्षमता इसके अंदर होती है। बहुत जगह भूकंप आया हुआ है ना। चीन में अधिकतर आता है। तो पृथ्वी की सतह पर भूकंप अपने आप भूमि को हिलाकर या विस्थापित करके प्रकट करता है, ठीक है। जब एक भूकंप ऊपरी केंद्र अपतटीय स्थिति में होता है या समुद्र के किनारे या पर्याप्त मात्रा में विस्थापन का कारण बनता है, जो सुनामी का कारण है। तो भूकंप के झटके कभी कभी भूस्खलन ज्वालामुखी गतिविधियों को भी क्या कर देता है, ये पैदा कर देता है, ठीक है। तो पर्यावरण का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन भी एक इसका कारण है, यानी कि मनुष्य
भी इसके कारण है। ठीक है, जल संसाधन आपका है यूनिट फर्स्ट का आंसर है ये। जल संसाधन क्या है, इसकी उपयोगिता, रोकथाम, संरक्षण, इन सब के बारे में बताना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लिखिएगा। तो जल संसाधन ये एक प्राकृतिक संसाधन है जिसको एक बार उपयोग के बाद पुनः शोधन कर उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। जल एक ऐसा संसाधन है जिनकी हमें नियमित आपूर्ति की आवश्यक होती है। हमेशा जल का उपयोग करते हैं, जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। जो हम नदियाँ, झील, तालाब, भू जल, महासागर तथा अन्य पारस्परिक जल संग्रह क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। विश्व का 70.87% भाग जलीय है, जबकि 29.13 भाग ही भूभाग है। कुल जल का केवल 2.1% ही उपयोग के योग्य है। ठीक है, बाकी तो खारा है ना, 37.39% भाग लवणीय है ना, बहुत सारे लवण उसमें घुले हुए हैं। फिर उपयोगिता क्या है, जल और मानव का गहरा एवं व्यापक संबंध है। मनुष्य जल को विभिन्न कार्यों में प्रयोग करता है, जैसे कि इमारतें, नहरें, घाटों, पुलों, जलहारों, जल कुड़ों, नालियों एवं शक्ति घरों आदि के निर्माण में। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग नहाने के लिए, हर छोटी चीज़ के लिए, पीने के लिए, है ना, बहुत जगह इसका उपयोग करते हैं। जल का अन्य उपयोग खाना पकाने में, सफाई, गर्म पदार्थों को ठंडा करने में, वाष्प शक्ति परिवहन, सिंचाई, मत्स्य पालन आदि के लिए करते हैं। फिर है जल का उपयोग, पहला चीज़ सिंचाई के लिए। ठीक है, क्योंकि कृषि प्रधान देश है, मैं इसको ऐसे ही समझा दूंगा कि अधिकतर हर देश में कृषि होना जरूरी है, तो कृषि के लिए सिंचाई जरूरी है। वर्षा के जल पर अगर हम निर्भर रहें तो कभी कभी सूखा भी पड़ जाता है, समय पे वर्षा नहीं होता है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई के साधन बनाए गए, है ना, जलाशय बनाया गया, बांध बनाया गया, जिन पे छोटी छोटी नहरें बनाई गई और उन नहरों के माध्यम से पानी खेतों को दिया जाने लगा। तो इसका उपयोग खेती के लिए, सब्जियां वगैरह उगाने के लिए, मत्स्य पालन के लिए, ऐसे बहुत सारे कारखानों में भी पानी नहरों के माध्यम से ही जाता है। ठीक है, उद्योग में भी पानी का बहुत ज़रूरत पड़ता है। तो बस ये उसी का एक्सप्लेनेशन है, और सुन रहे हो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये इस टॉपिक से अलग है, तो चाहो तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। फिर इसके बाद है औद्योगिक कार्य, तो औद्योगिक कारखानों के संचालन के लिए, ठीक है ना, ये मैं बता चुका हूँ अभी आपको, ये वही है। फिर इसके बाद है शक्ति संसाधन के रूप में, यानी कि हमको विद्युत ऊर्जा जल से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम जल में टरबाइन लगा देते हैं, टरबाइन से यानी कि गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, और इससे हम शक्ति का उत्पादन करते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर है नौ परिवहन, जल संसाधन का उपयोग मनोरंजन के लिए, आजकल नौ परिवहन के लिए इसकी और अलग अलग मतलब मनोरंजन के उपयोग में आने लगा है। ठीक है, मत्स्य पालन के लिए भी जल का ही उपयोग किया जाता है, बिना जल के तो आप मछली पाल ही नहीं सकते। ठीक है, फिर इसके बाद है जल संरक्षण, तो प्रदूषित जल का शोधन कर फिर से हमको उसको उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, उचित मात्रा में जल का उपयोग करें, जल का दोहन ना करें, ये एक पॉइंट हो सकता है। पक्के जलाशय और तालाबों का निर्माण जल संरक्षण के लिए करना है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। जल की अनावश्यक बर्बादी पर रोक लगाना, सिंचाई के लिए नहर बनाना, वैकल्पिक साधन जैसे कि भूमिगत जल की पुनः आपूर्ति करना, यानी कि कम से कम हम भूमिगत जल का उपयोग करें। ठीक है, फिर इसके बाद है वर्षा को जल का संग्रहण करने के लिए जल संग्रह के उपायों को अपनाना। फिर जल के अनियंत्रित प्रवाह को रोकना एवं जल का वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग करना। ठीक है, इतने पॉइंट है, और चाहो तो आप इसे बड़ा करके लिख सकते हो। फिर आपका यूनिट 2 में पहुंचते हैं, जहां पे आपको पारिस्थितिक तंत्र यानी कि टिप्पणी लिखना है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक पिरामिड और जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जलीय पारिस्थितिक तंत्र, तो पानी के अंदर पौधे, जीव जंतु के समुदाय निवास करते हैं, इनको जलीय पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए खारेपन के आधार पर इनको और अलग अलग भागों में बांटा गया है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र, क्योंकि जल, खारा पानी, मीठा पानी, इस आधार पर भी बांट सकते हैं, है ना, तो उसी आधार पर यह वर्गीकृत किया गया है मीठा पानी पारिस्थितिक तंत्र। यह भूभाग पर पाए जाने वाला पानी का वह स्रोत है जिसमें सदा वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती रहती है। इसका खारापन जो है 5 ppt से कम मात्रा में रहता है। इसके 2 प्रकार हैं। ठीक है, ठहरा हुआ जल यानी कि तालाब वगैरह
बहता हुआ जल यानी कि नदी या झरना, ठीक है। इन दोनों में पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है, जहाँ पे जीव, पेड़ पौधे, शैवाल से लेके काई सब एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। फिर इसके बाद है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। इसमें खारेपन की मात्रा 35 ppt या उससे ज़्यादा रहता है, ठीक है। जैसे कि उथला हुआ समुद्र या खुला महासागर, ठीक है। ये उसका उदाहरण रहेगा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का। इसके अलावा एक और है जिसको बोलते हैं नूनखरा जल पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। इसका खारापन 5 से 35 ppt के बीच रहता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कि ज्वारनमुख, मैंग्रोव के दलदल, जंगल का पानी। जैसे कि समुद्र का पानी अगर ज़्यादा हो जाए तो पानी जो है पास के जंगलों की ओर बढ़ जाती है ना, तो पानी कुछ वहाँ रुक जाता है, तो इसमें थोड़ा बहुत खारापन रहता है, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए जलीय जीवाणु जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में होते हैं। तो पहला है न्यूस्टोन। इस प्रकार के जीव हवा और पानी की अंतराफलक पर निवास करता है, जैसे कि पानी की सतह पर बहते हुए पौधे। फिर है पेरीफाइटोन। यह जीव पानी की एकदम नीचे कीचड़ के से निकलने वाली पदार्थ या जड़ सहित पौधों के तनों या पत्तों से लिपटे रहते हैं, जैसे डंठल रहित शैवाल। फिर प्लवक, सूक्ष्म बहते हुए जीव जैसे कि शैवाल, डायटम, प्रोटोजोआ लार्वा आदि प्लवक ही है वो, है ना, कहलाते हैं। इस वर्ग में सूक्ष्म पौधे जैसे कि शैवाल और जीव जैसे कि प्रोटोजोआ आदि आ जाते हैं। फिर इसके बाद है जलीय वाष्प में उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पे देखिए सूर्य की रोशनी, ऑक्सीजन जलीय आवासों को प्रभावित करने के प्रमुख कारण हैं। जितनी ज़्यादा गहराई होगा वहाँ पे सूर्य की रोशनी जो है वो कम पहुँचेगी, ठीक है। यह उस हिसाब से यह पता चल जाता है कि पौधों का वितरण कैसे होगा, ठीक है। तो इतना है, और आगे आप इसको अब बढ़ा के लिख सकते हो। यूनिट इसी का है आगे, जैव विविधता का संरक्षण। तो जैव विविधता का संरक्षण आशय जैविक संसाधनों का प्रबंधन है। जैसे कि बहुत सारे जैविक संसाधन का हम लोग उपयोग करते हैं, है ना, तो उसका एक निश्चित प्रबंधन करें जिससे हमारे पर्यावरण को आगे हम और उसको नुकसान ना पहुंचाएं, इसके बारे में बताया गया है, जिससे उनके व्यापक उपयोग के साथ साथ उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे। क्योंकि जैव विविधता मानव सभ्यता के विकास की सभ्यता है, इसलिए इसका संरक्षण अति आवश्यक है। जैव विविधता हमारे भोजन, कपड़ा, औषधीय ईंधन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ठीक है। ये मैंने पहले बता दिया है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, सूखा, ये सब चीज़ें है ना, इनसे राहत प्रदान करती है, ठीक है। हम अपने पर्यावरण का जितना ज़्यादा ख्याल रखेंगे ये उतना ही अच्छे तरीके से हमारा ख्याल रखेगा। अगर आने वाले समय में धीरे धीरे पेड़ पौधे ही नष्ट हो जाएं तो वर्षा पर प्रभाव तो पड़ना ही है, ठीक है ना। बारिश नहीं होगा तो जल की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, तो जल का संरक्षण करना चालू हो जाएगा। तो धीरे एक दूसरे से ये सब जुड़े हुए हैं और यही पर्यावरण है, और ये सब चीज़ हम जाने और सीखें, इसलिए ये सब्जेक्ट रखा जाता है। लेकिन इसका नंबर आपके एनुअल एग्जाम में जुड़ता नहीं है। 3 साल में 3 बार पेपर दिलाना चाहिए, लेकिन एक बार पेपर दिलाना पड़ता है, इसलिए इसे उतना कोई महत्व नहीं देता है। तो मैंने सोचा कि अब मैं अगर इन सब पर वीडियो बनाता हूँ तो पूरा उसका एक्सप्लेनेशन करूँगा, चाहे भले स्टूडेंट कम देखे लेकिन उन्हें कुछ सीखने को मिले। तो यूनिट 3 है आपदा प्रबंधन, शहरी ऊर्जा समस्या, पर्यावरणीय नैतिकता, और टोटल 3 है यहाँ पे, जिस पर 2 पर हमको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है 5-5 नंबर का। तो आपदा प्रबंधन, हम जानते हैं कि विश्व में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए हैं। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ा है, औद्योगिक तकनीकी क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ है, हमने पर्यावरण का अत्यधिक दोहन किया है, ठीक है। इससे मानव जीवन अत्यधिक सुखी और समृद्ध बना है, परंतु इसके पश्चात मानव जीवन पर अनेक प्रकार का संकट आया। हर पल मानव पर इन आपदाओं से अपने को असुरक्षित महसूस करता है। आपदा समाज के सामान्य कार्यप्रणाली में बाधा करती है, इससे बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। आपदा के कारण जीवन और संपत्ति को भी बहुत बड़े पैमाने पर हानि होती है। आपदा प्रबंधन, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम आपदा से पहले या बाद ही नहीं बल्कि एक दूसरे के समांतर चलती रहती है। इस व्यवस्था को यह मानकर चला जाता है कि आपदा संभावित समुदाय के भीतर
आपदा की रोकथाम, उसके दुष्प्रभाव कम करने, जवाबी कार्यवाही, सामान्य स्तर पर लौटने के लिए पर्याप्त उपाय। ठीक है ना, यही सब है। तो यहाँ पे देखिए वही सब बताया गया है, क्या क्या दुष्प्रभाव है। नष्ट होने लगे पर्यावरण के ज़्यादा दोहन पर, है ना, प्रकोप बढ़ने लगेगा। तो वही बताइए, विश्व के किसी भी देश में प्रायः बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, सुनामी आदि की घटनाएं हमको सुनने को मिलती ही है। ठीक है, तो सामूहिक एकता और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होती है इन्हें एक प्रबंधन में रखने के लिए। तो आपदा के प्रकार हैं, प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति से होती है, बाढ़, सूखा, भूकंप, ठीक है, भूस्खलन, ये सब चीज़ आपका प्राकृतिक के अंतर्गत आ जाएगा। मानव निर्मित में क्या रहेगा, जब हम ज़्यादा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उन्हीं कारणों से जब प्रकृति की वजह से ही कुछ आपदाओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, ये सब मानव निर्मित आपदाएं कहलाती हैं। फिर इसके बाद है उपाय। तो यहाँ पे देखिए, कम से कम यहाँ पे हम जल की आपूर्ति के लिए घरों, किसानों, खेतों में वर्षा के जल पानी को संग्रह करने से उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और इससे देखिए जल का प्रबंधन किया जा सकेगा। नदियों के ऊपरी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा तालाब बनाए जिससे वर्षा के समय जल को संग्रहित करके रखे, जो आने वाले समय में काम आए। पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना, भूकंप को लेकर लोगों को जागरूक करना, उससे बचने के उपाय बताना, ठीक है, जिससे वो प्रकृति का ज़्यादा दोहन ना करें। फिर अत्यधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में बड़े निर्माण कार्य तथा विकास कार्य नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये होता ही है। फिर शहरी ऊर्जा समस्या। ठीक है, ऊर्जा की समस्या ये तो आने वाले समय में बहुत गहरी समस्या है। ठीक है, भारत की जनसंख्या का लगभग 30% भाग शहरी क्षेत्र में रहता है। अभी तो ज़्यादा हो गया होगा वो, क्योंकि ये 2001 की जनगणना के अनुसार है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के काल में जहां भारत की जनसंख्या में 3 गुनी वृद्धि हुई है, वहीं शहरी आबादी में 5 गुनी वृद्धि हुई है। ठीक है, जनसंख्या दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। शहरी क्षेत्र आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की देखरेख, घरों में रोशनी, परिवहन प्रणाली, बुनियादी सुविधाओं का उपयोग करता है। ठीक है, जीवाश्म ईंधनों पर भी ये निर्भर रहता है, मुख्य रूप से ऊर्जा के लिए, शक्ति के लिए। ठीक है, ईंधन की कमी और मांग में वृद्धि के कारण जीवाश्म ईंधन काफ़ी महंगे होते जा रहे हैं। अभी तो पता ही है, पेट्रोल का रेट दिनों दिन, पेट्रोल डीजल दोनों का रेट दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इनकी मात्रा अब कम होते जा रही है और मांग ज़्यादा होते जा रहा है। ठीक है, पहले के समय में गाड़ी वगैरह बहुत कम घरों में होता था, लेकिन अब तो हर घर में कॉमन है, 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, तो ईंधन की कमी की वजह से ही इनका जो प्राइस है, वो रेट है, वो बढ़ते जा रहा है। तो जीवाश्म ईंधन का उपयोग पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव में तेजी का चिंता बनते जा रहा है। वायु प्रदूषण, वैश्विक तापन, अपशिष्ट का निपटारा कैसे करना है, ठीक है, ये सब है शहरीकरण, ऊर्जा समस्या। ठीक है, तो ये पूरा नोट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसका निष्कर्ष भी है, क्योंकि हमने ही लगातार इसका यूज़ किया है, बहुत सारी प्रकृति का दोहन किया है, जिससे अनेक बीमारियों ने जन्म दिया है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परिवर्तन प्रभाव रोकने की बात की जाती रही है। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे इसके निष्कर्ष हैं। फिर महिलाओं के प्रति भेदभाव को मिटाने के उपाय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है जो मैंने लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमयन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये एक पॉइंट बनकर रह गया है। आज के समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं पे लेकिन अब देखने को मिलता है, लेकिन दोनों पहलू हैं अभी भी। ठीक है, कुछ जगहों पर सम्मान नहीं किया जाता, भेदभाव किया जाता है। ठीक है, और अधिकतर देशों को पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए भेदभाव को क्या क्या मिटा सकते हैं। पहले तो उनको शिक्षा के लिए जागरूक करना, आगे आने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। ठीक है, महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा। ठीक है, महिलाओं को सामाजिक क्षेत्र में अधिकार, छूट प्रदान करना, जिससे वो आगे आए। ठीक है, नेतृत्व करने की क्षमता। ठीक है, महिलाओं में भेदभाव करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। महिलाओं को समानता का अधिकार देना चाहिए। शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करना चाहिए। भेदभाव की जांच और उसका तत्काल निराकरण करना चाहिए। राजनीति से जोड़कर
ठीक है। देश के विकास के लिए उन्हें योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलू पर महिलाओं को एक विशेष अधिकार देना चाहिए, जिससे वे आगे बढ़ चढ़कर इन सभी कार्यक्रमों में, पहलुओं में हिस्सा ले। ठीक है। अपने सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। महिलाओं को सरकार द्वारा आगे बढ़ने के लिए विशेष अधिकार भी देना चाहिए। तो मैंने इतने लिखे हैं। चाहो तो आप और अपने मन में जो जो वर्ड आते हैं उनको लिखिएगा। फिर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है। मानव अधिकार का संरक्षण करने के जो अधिनियम है 1993 के प्रमुख प्रावधान का वर्णन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। पहले स्वयं करके अथवा किसी पीड़ित या उनकी ओर से अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई याचिका पर इन शिकायतों की जांच करना है। फिर है मानव अधिकारों का हनन और उन्हें दुरुत्साहित करना। ठीक है। लोक सेवक द्वारा इस प्रकार के हनन की रोकथाम में लापरवाही, इन सब की जांच करनी है। ठीक है। तो न्यायालय के समक्ष लंबित मानव अधिकारों के हनन के किसी आरोप से संबंधित किसी कार्यवाही में उस न्यायालय की मंजूरी के साथ हस्तक्षेप करना। ठीक है। मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए इसके द्वारा अथवा संविधान के अंतर्गत कुछ समय के लिए लागू किसी कानून की सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना। उस तथ्यों की समीक्षा करना जिससे में आतंकवादी गतिविधियां शामिल है जो मानव अधिकारों का उपयोग को रोकती है और उचित उपचारिक उपायों की संतुष्टि करती है। फिर इसके बाद है मानव अधिकारों से संबंधित संधियां एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना, उनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संस्तुतियां हैं। मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान है। ठीक है। गैर सरकारी संस्थान और मानव अधिकार के कार्यरत संस्थानों के प्रयास को बढ़ावा देना है। ठीक है। मानव अधिकार के संवर्धन हेतु आवश्यक समझे जाने वाली इसी प्रकार की बहुत सारी शर्तें हैं, बहुत सारे इनके कार्य हैं। तो प्रमुख पहले क्या है? सिविल स्वतंत्रताएं, उग्रवाद, आतंकवाद, ठीक है, के क्षेत्रों में मानव अधिकारों का संरक्षण करना, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार देना, बाल मजदूरी और उनके उन्मूलन और भोजन के अधिकार से संबंधित विषय। मानव अधिकार के विषय के रूप में लोक स्वास्थ्य, कमजोर वर्गों का अधिकार, बड़ी परियोजनाओं द्वारा विस्थापित लोग, मानव अधिकारों विषयों पर गैर सरकारी संगठनों एवं विशेषज्ञों के साथ परामर्श। तो मैंने इसे कंप्लीट समझाया है। अगर आप समझे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पर्यावरण क्या सब्जेक्ट है, कितना ये इम्पोर्टेंट है। पिछला वीडियोस तो मैं शो नहीं करूँगा, ठीक है, वो वीडियोस मैंने हटा दिया है और उसके जगह ये मैं पूरे एक्सप्लेनेशन पे वीडियो ला रहा हूँ। तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस मैं अपलोड करूँगा। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।